हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्टिविटी का। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट्स हैं 4। ठीक है, इन 4 यूनिट्स में सबसे पहला था प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट हैं। तो हम सबसे पहले आज प्रोडक्टिविटी को डील करेंगे। सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी कांस्टेंट सोर्स है, इनपुट है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा सोलर रेडिएशन या फिर सनलाइट। नेक्स्ट इज द प्राइमरी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता क्या है? जब भी सनलाइट अर्थ पे आता है, ठीक है, सनलाइट अर्थ पे आता है तो सनलाइट का एक रेंज है, वेवलेंथ जो है उसका एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है, मतलब इस रीजन की खास बात यह है कि ये जो रेज हैं दीज आर absorbed by our green pigment which is present in producers। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं सारे के सारे एल्गी प्लांट्स, ठीक है, उनमें हमें पता है कि देयर इज़ एन ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें। ठीक है, एब्जॉर्ब करके ये बेसिकली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O मिल करके बनाते हैं C6H12O6 प्लस H2O। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज होता है और प्लस ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे सनलाइट को यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है ग्रीन प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जितना सनलाइट एब्जॉर्ब करके वो कितना ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट वाया फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भी अमाउंट ऑफ बायोमास टोटल प्रिपेयर हो रहा है या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। जैसे कि हमने अलग अलग इकोसिस्टम की बात करी है, सपोज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और सवानाज, डिज़र्ट। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन से हम ये पता करते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा इफ़िशिएंट है बायोमास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन के लिए कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, उस हिसाब से हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ इकोसिस्टम भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जिसको कि डिनोट किया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पे एरिया और टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। बायोमास को ग्राम और
एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ किलो कैलोरी, लेकिन मीटर स्क्वायर एरिया बता रहा है और ईयर हमारा पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, जो कि प्राइमरी प्रोडक्शन के डेफिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है कि पर यूनिट एरिया कितने एरिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बायोमास प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, सो यूनिट आप याद रखना, यूनिट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ द टर्म इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये होता है कि जो हमारे प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं और बायोमास प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी कुछ एनर्जी अपने लिए कंज्यूम करेंगे ओवर दिस प्रोसेस, क्योंकि दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो रेस्पायरिंग, तो उनके रेस्पिरेशन में जो एनर्जी कंज्यूम होता है, ठीक है, उसको अगर हटा दिया जाए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन का ही ये दो पार्ट हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो नेट क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिक मास अवेलेबल है, अब हमें पता है कि टोटल सपोज कुछ क्यू अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना, ठीक है, लेकिन कुछ आर अमाउंट जो है वो इन्होंने यूज़ कर लिया प्लांट्स ने, तो हमारे पास जो क्यू डैश होगा, यानी कि जो बचा हुआ बायोमास है, दैट विल बी क्यू माइनस आर। तो हियर इज द फॉर्मूला, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका फॉर्मूला, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब तो प्रोड्यूसर के लेवल पे सारा काम हो गया, जितना भी ग्रॉस नेट आपको पढ़ना था। अब क्या किया कि प्लांट्स ने, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने ट्रांसफ़र कर दिया एनर्जी कंज्यूमर को मे बी ये डियर है, सपोज ये डियर है, तो डियर आया, उसने प्लांट को खा लिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, अब इसके पास चली गई। फिर अब फूड कंजप्शन के बाद, यानी कि प्लांट को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर भी कुछ बायोमास बनाएगा, दैट बायोमास will be called as secondary productivity. The rate of formation of new organic matter by consumer, यानी कि heterotrophs। फिर ये जो बनाएगा, इसके जो बॉडी मास में वेट में जो भी डिफरेंस आएगा, उसको क्या खाएगा? लायन खाएगा सपोज, तो लायन फिर जो बनाएगा दैट विल बी टर्शरी प्रोडक्टिविटी। आ रही बात समझ में? टर्शरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा फूड चेन आगे को बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी आगे को बढ़ती जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सोलर एनर्जी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और यही सोर्स है जिससे इकोसिस्टम फंक्शन कर रहा है, ऑल द इकोसिस्टम प्रोसेसेस। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बायोमास को मेजर करने के लिए दो यूनिट है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस 2 यूनिट्स आर फॉर बायोमास प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपका एरिया भी आ जाएगा, एरिया के साथ टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में सब कुछ आता है, जितना प्रोड्यूस हुआ है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा? प्लांट जो, यानी कि प्रोड्यूसर जो कर रहे हैं प्रोडक्शन, उन्होंने अपने फिजियोलॉजी के लिए जो एनर्जी यूज़ किया है उसको निकालने के बाद टोटल जो बायोमास बच रहा है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जिसको कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर लेवल पे जो बायोमास प्रोडक्शन होगा, दैट विल बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं?
कि किस तरह का प्लांट है, ठीक है, उसकी क्या कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, C3 है, C4 है, ठीक है। तो प्लांट के टाइप पे, इन्वामेंटल कंडीशन कैसा है, सपोज सनलाइट ही बहुत कम है तो फोटोसिंथेसिस कैसे ज़्यादा हो पाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं कि प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को किस तरह से ये फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, कम है तो न्यूट्रिएंट कैन एक्ट एज अ लिमिटिंग एजेंट, ठीक है, जो कि लिमिट कर दे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। और फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी किसकी है, किसकी कितनी कैपेसिटी है करने की, वो भी। ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जो है ग्लोबली अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो नियरली अराउंड 170 बिलियन टन ड्राई वेट या ऑर्गेनिक मैटर एनुअली प्रोड्यूस होता है हमारे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे। ओशियन, अब इसमें से ओशियन में है नियरली 55 बिलियन टन्स, जो कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। मतलब अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस का 1/3 पार्ट क्या है, ओशन है, ओशन है। और इनका नेट जो प्रोडक्शन है दैट इज अराउंड 55 बिलियन टन, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वो किसका है, लैंड का, ठीक है, लैंड का है। इट मीन्स कि जो लैंड है यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो ओशन इकोसिस्टम से ज़्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि उसका एरिया कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? दैट इज़ अराउंड 75 बिलियन टन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है दे आर मोर प्रोडक्टिव देन ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने इकोसिस्टम का एक कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सपोज ये कुछ प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कुछ प्लांट प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट हो गया या डाई हो गया, मर गया। तो इस पे बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रॉडली दे आर द डिकम्पोजर्स जो ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है, या फिर इनको सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। सैप्रोट्रॉप्स ये इस पे एक्ट करेंगे क्योंकि उनके लिए ये क्या होगा, फूड होगा, ठीक है, और ये रिलीज करेंगे सारे न्यूट्रिएंट को एनवायरनमेंट में वापस। वो न्यूट्रिएंट क्या होगा, CO2 होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ हुआ है, वाटर होगा, मिनरल्स होंगे और एनर्जी, क्योंकि ये सब रिलीज होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगा। आ रही बात समझ में? तो ये एनर्जी, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को वापस से मिल जाती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर दैट कुड बी डेड और डीके मैटर टू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो उसके फॉर्म में वो रिलीज कर देता है और इन्वायरमेंट को पे बैक कर देता है। डेट्राइटस क्या होता है, डेड प्लांट्स पार्ट जैसे कि लीव, बाग, फ्लावर, इनको हम डेट्राइटस बोलते हैं, डेट्रिटस। एनिमल्स के जो रिमेन हो गए, फीकल मैटर हो गया, फीकल मैटर भी हमारा डिकम्पोजेबल होता है, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब डिकम्पोज होते हैं और ये सब एक्चुअली में इनका सैप्रोट्रॉप्स का फूड होता है। डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प करते हैं इनके ब्रेक डाउन में टू स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है, अर्थवॉर्म। डेट्राइटिवोर मतलब कि इन ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको ये ब्रेक डाउन कर रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में।
फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ? द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पीसेस बाय डेट्रीबोट्स। मतलब ये फ्रेगमेंटेशन, जस्ट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ना। लीचिंग, द रिमूवल ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस विच परकोलेट डाउन इनटू द सॉइल। लीचिंग में क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट हैं उनको डेट्रिटस से अलग किया जाता है और ये सॉइल में परकोलेट कर जाते हैं। अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो सॉइल में चला जाएगा, डिजॉल्व होकर के सॉइल में चला जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा दे विल रिलीज सम एंजाइम्स और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन विल अकर हियर। कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है कि एंजाइमेटिक एक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। ह्यूमिफिकेशन, formation of humus, a dark, nutrient rich and stable substance in soil that resist microbial breakdown. Humification वो स्टेज पे होता है जहाँ पे ये सब सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ये सब हो चुका है। अब इसके बाद, कैटाबोलिज्म के बाद जो अनब्रेकेबल पार्ट है वो बचेगा, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। वो काफ़ी डार्क होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होता है और ये कोई स्टेबल होता है कि ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है, रेजिस्ट करता है माइक्रोबियल ब्रेक डाउन को। मिनरलाइजेशन मतलब अब ह्यूमिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ मिनरलाइजेशन। इसमें माइक्रोबियल रिलीज हो जाता है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स वापस इन्वायरमेंट में अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि वो प्लांट वापस से रीयूज़ कर सके, उनको यूज़ कर सके। आगे बात समझ में? तो ये सारे आपके स्टेप्स हो गए डिकम्पोजिशन के। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन होगा, जो पार्टिकल होगा वो छोटे छोटे भागों में टूटेगा। फिर लीचिंग होगी, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट वाटर में सॉल्युबल होकर के सॉइल में लीच कर जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। फिर कैटाबोलिज्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एंजाइमेटिक अटैक करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे और उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेंगे। फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा जो कि डार्क होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है और ये रेजिस्ट करता है माइक्रोबियल ब्रेकडाउन को, फर्दर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन को। और लास्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन का, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लांट में रिलीज हो जाते हैं सो दैट प्लांट कैन सॉइल में रिलीज हो जाते हैं सो दैट प्लांट कैन रीकंज्यूम इट। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन की साइकिल है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को डिनोट करता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले ये एक ग्रोन अप ट्री है, ठीक है, सॉइल में। इसका एक पत्ता गिरा, अब पत्ता गिर गया तो सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स ने खाया एंड अदर एनिमल्स न्यूट्रिएंट, एंड देन और फिर वो फूड वेब में एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। मतलब ये पत्ता गिरा और कुछ इंसेक्ट वगैरह ने इसको खाया और जो एनर्जी थोड़ी सी थी वो फूड साइकिल में, मतलब फूड चेन में चली गई, फूड चेन का पार्ट हो गया। बाकी जो बचा हुआ लीव है उस पर अर्थवॉर्म आया, इसको ब्रेक डाउन किया अलग अलग तरीके से, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट क्या हुआ, लीच आउट हुआ सॉइल में। ये जो करता है वो फ्रेगमेंटेशन करता है, फिर फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग होएगी, फिर कैटाबोलिज्म होएगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा, वो सारे स्टेप्स होंगे यहाँ पे और ये ऑर्गेनिक सॉइल में, मतलब सॉइल में चला जाएगा। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ फंगस वगैरह ग्रो कर जाएं, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, और ये इसको डिकम्पोज करना चालू कर दें और फिर ये यहाँ रिलीज़ करेगा। देन यहाँ पे फर्दर डिकम्पोजिशन होगा अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉयल माइट्स, फंजाई के द्वारा, और फिर ये वापस से सॉयल में आ जाएगा। देन सॉयल से अगेन दिस प्लांट इज़ गोइंग टू रीयूज इट। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर कट नहीं है कि ऐसा ही होगा, हो सकता है कि ये इस पूरे पत्ती को कोई ऑर्गेनिज्म खा जाए, ठीक है। तो नेचर में द थिंग्स आर नॉट सर्टेन, कि फिक्स्ड नहीं है कि ऐसा ही होगा, यही एक स्टेप फॉलो किया जाएगा, बट अल्टीमेट यही है, द अल्टीमेटली इट विल कम हियर ओनली, ओके।
तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की बात हमने यहाँ कही कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसा होगा। नाउ हियर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक द रोल ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को डेट्राइटिवोर कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस। फार्मर्स फ्रेंड और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नाम दे देंगे और उसमें कहेगा कि हु इज़ कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, तो अर्थवॉर्म को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सॉइल को लूज़ करता है और फ्रेगमेंटेशन करता है डेट्राइटस का। जो भी डेड और डीके मटेरियल है, डेट्राइटस क्या होता है, डेड एंड डीके, ठीक है, उनका फ्रेगमेंटेशन करता है और सॉइल को लूज़ करता है। स्टेप्स क्या है डिकम्पोजिशन के, हमने देखा फ्रेगमेंटेशन है, देन लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन डेट्राइटिवोर्स के द्वारा किया जाता है लाइक अर्थवॉर्म। लीचिंग, इसमें सॉल्युबल मिनरल्स रीच आउट करते हैं सॉइल में, सॉल्युबल मिनरल्स। देन है कैटाबोलिज्म, माइक्रोबियल ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, एंजाइमेटिक अटैक होता है, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन। ह्यूमस डार्क होता है और रेजिस्ट करता है फर्दर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन को, रेजिस्ट करता है। ठीक है, मिनरलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिलीज फ्रॉम ह्यूमस और रीच टू द सॉइल, रीयूज के लिए रेडी हो जाता है। अब ह्यूमस की प्रॉपर्टी देखी जाए, ह्यूमस के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये डार्क होता है, मॉर्फस होता है, कोलाइडल होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज करता है। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है। एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, न्यूट्रिएंट को रिजर्व करता है क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा डिकम्पोजिशन, तो ईजिली रिलीज नहीं होने देता है, धीरे धीरे करके वो इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट रिलीज करता है ह्यूमस। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि न्यूट्रिएंट सारा एक साथ रिलीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ओवर द टाइम हो रहा है। अब डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हों ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होगा उतना ईजिली डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, जो डेड और डीके मैटर है उसका कंपोजिशन कैसा है उस पर अफेक्ट करता है। जैसे कि प्लास्टिक को कहा जाता है कि ये डिकम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, सालों साल ये एज इट इज़ रहता है लैंडफिल में या फिर जहाँ पे भी हमने फेंका हुआ है उसको। क्यों, क्योंकि इसका कंपोजिशन ऐसा है, इसका कंपोजिशन ऐसा है कि ये ईजिली माइक्रोब्स इस पे एक्ट नहीं कर पाते, इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, जिसकी वजह से ये एज इट इज़ इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हाई लिग्निन और काइटिन है, ये कुछ कंपोनेंट होते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल ही है ये, जो कि डिकम्पोजिशन इनका स्लो होता है। अगर हाई नाइट्रोजन शुगर है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होता है। जैसे हमारे फूड मटेरियल्स हैं उसमें नाइट्रोजन शुगर ज़्यादा होता है तो वो जल्दी फास्ट डिकम्पोज करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द की। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्या करता है, फास्ट डिकम्पोजिशन करता है, जबकि कोल्ड और ड्राई एनारोबिक इन्वायरमेंट जो है वो स्लो डिकम्पोजिशन करता है। आपने देखा होगा कि हाँ, मतलब माउंटेन्स पे या फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन या ज़्यादा जहाँ स्नो होता है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स बहुत लॉन्ग मतलब पुराने फॉसिल्स मिल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस बहुत स्लो है। ठीक है, और वही जो वार्म मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे फास्ट डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन बनता है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में स्पेशली, कि कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो कैसा डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा, यहाँ से और यहाँ से। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोसिस्टम। ठीक है, अब सन के भी सारे लाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब सारे लाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है।
कौन से लाइट इंपॉर्टेंट है, कौन से रेज इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जिनको हम पार कहते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज़ लेस देन 50%, मतलब इस पूरा जो सनलाइट आ रहा है वो सब हमारे प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसका 50% ही यूटिलाइज कर पाते हैं, जिसको हम पार कहते हैं, दैट इज़ यूजेबल बाई प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हमने डिस्कस कर लिया ऊपर में। कंज्यूमर क्या करते हैं, वो डिपेंड होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स पे फॉर देयर फूड कंजप्शन। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। आई बात समझ में, मतलब कंज्यूमर जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के हैं बेस्ड ऑन देयर कंजप्शन प्रोसेस। अगर वो डायरेक्टली कर रहा होगा तो हर्बीवोर होगा, डायरेक्ट प्रोसेस है, और अगर इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है तो वो सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, ये हर्बीवोर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर को हम टॉप कार्निवोर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, गोट प्राइमरी कंज्यूमर, और मैन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म विच डू दिस प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इनको हम कॉमनली सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। दे आर ब्रॉडली फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, डेट्राइटस क्या होता है, वो डेड और डीके मैटर है। ये सारे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप याद रखिए। फूड चेन में क्या होता है, देयर इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर। सिंपली दिस, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ चेन, फूड चेन। Grazing food chain begin with the living green plant and proceed through herbivore to carnivore. ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, अभी आगे हम देखेंगे कि ग्रेजिंग फूड चेन की बात बार बार होगी। ठीक है, तो इसमें लिविंग प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और उसके बाद हर्बीवोर, कार्निवोर, ऐसा वाला चलता है। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, ये डेड मैटर से ही स्टार्ट होता है और डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। फूड वेव क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। देखो, जो फूड चेन है हमारा, ये एक थ्योरेटिकल टर्म है। ठीक है, ऐसा कुछ नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता। नेचर में एवरीवन इज ऑपर्चुनिस्टिक। ठीक है, ऑपर्चुनिस्टिक है सब कोई, जिसको जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो वैसा फीड कर लेगा। लेकिन फूड चेन हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को ईजी करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल गोट को मैन ने खाया, बट ऐसा भी हो सकता है कि गोट को लायन ने खा लिया। ठीक है, लोमड़ी ने खा लिया, कोई भी खा सकता है, हमेशा मैन ही क्यों खाएगा। सो फूड चेन हम अपने कन्वीनियंस के लिए, पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स अ थ्योरेटिकल टाइप ऑफ चीज़, लेकिन जो नेचर में एग्जिस्ट करता है दैट इज़ फूड वेब, जहाँ पे बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम शोइंग कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप, और ये कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप शो करता है। ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ये एक पोजीशन होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो ऑक्यूपाई करता है फूड चेन में बेस्ड ऑन इट्स फूड सोर्स। जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। तो ट्रॉपिक लेवल इज जस्ट अ लेवल, वो अपने फीडिंग सोर्स के बेसिस पे कि वो कैसे फीड ऑन कर रहा है, खुद से खाना बना रहा है या फिर किसी को मार के खा रहा है, प्रीडेटर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका एक पोजीशन होगा ट्रॉपिक लेवल में।
अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलिए एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा कि सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी सारे इकोसिस्टम में। सिर्फ अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल वन इनको छोड़ दें तो बाकी हर जगह एनर्जी का जो सोर्स है वो सोलर एनर्जी ही है। ठीक है, अब हमें पता है कि सन से जो एनर्जी आती है उसका 50% ही प्लांट यूज़ कर सकते हैं, मतलब 50% ही ऐसी एनर्जी है जो प्लांट कैन यूज़, जिसको हमने पार कहा। ठीक है, उसमें से भी 2 to 10% ऑफ पार ही कैप्चर कर पाते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मतलब इस 50% का भी 2 से 10% ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, जैसे सन से प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ये फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन को, और सेकेंड लॉ को फॉलो करता है कि एनर्जी डिग्रेडेट भी हो रही है। टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहेंगे, और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हर्बेशियस वुडी प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गा और एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। फूड चेन की बात करें तो हाँ, फूड चेन और वेब की बात करें तो पहले तो यही बात आपको क्लियर हो गई होगी कि फूड चेन थ्योरेटिकल होता है और फूड वेब नेचुरल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो GFC का मतलब हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, इसका एग्जाम्पल हमने देखा ग्रास, गोट, मैन। DFC का मतलब हो गया डिट्राइटस फूड चेन। ये तभी स्टार्ट होता है जब हमारे पास डेड या ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। और इम्पॉर्टेंट जो इसके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो इसका इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिज्म लाइक क्रो, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, ह्यूमंस, दे आर ओमनीवोर्स एंड कनेक्ट बोथ द चैन। दोनों चैन को कनेक्ट करते हैं, तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये दोनों चैन को कनेक्ट कर। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोटॉप्स कहते हैं, ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और रिलीज़ करते हैं सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को, न्यूट्रिएंट को बैक टू द एनवायरनमेंट। ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा, फर्स्ट ट्रॉपिक मतलब नीचे वाला, हमेशा किसका होगा? प्रोड्यूसर का होगा। फिर नेक्स्ट हर्बीवोर्स का होगा, इसके ऊपर वाला कार्निवोर का होगा, नेक्स्ट टॉप कार्निवोर का होगा। इस तरह से ट्रॉपिक लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लोग। इकोसिस्टम टाइप और एनर्जी फ्लो की बात करें तो हम ब्रॉडली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ही पढ़ते हैं। एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो मेन रूट है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का। टेरेस्ट्रियल में डिट्राइटस फूड चेन जो है डोमिनेट करता है वो एनर्जी ट्रांसफर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एनर्जी फ्लो मॉडल में जब भी आपको पूछा जाएगा कि कौन सा किस टाइप ऑफ इकोसिस्टम में डोमिनेट करता है, तो ग्रेजिंग एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में डिट्राइटस फूड चेन। तो यहाँ पे सन है, सन से एनर्जी आई, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, बायोमास प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आया इधर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। और इनका जो भी वेस्ट होएगा या फिर ये कहीं भी डेड और डीके जो रहता है उसको हर जगह डिट्राइटस फूड चेन कंज्यूम कर लेगा। डिकम्पोजर्स आएंगे इधर और फिर वो सारी एनर्जी को एनवायरनमेंट को रिलीज बैक कर देंगे। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये डेफिनेशन है आपके ट्रॉपिक लेवल की कि फूड चेन के हर एक लेवल पे कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो वहीं रहता है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। डेट्रिटस डेड ऑर्गेनिक मैटर है डराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि सर्व कर रहा है फूड एज अ सोर्स ऑफ फूड टू डिकम्पोजर्स। ठीक है, सेम ही चीज़ बार बार लिखी हुई है ताकि आप बार बार उसको पढ़ो और आपको रिमाइंड हो जाए, यहीं याद हो जाए। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? द टोटल मास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड
स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, सपोज ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, सपोज ये एक ट्रॉपिक लेवल है और हमने पता करना है कि ये इस लेवल पे यानी कि प्रोड्यूसर के लेवल पे टोटल बायोमास क्या है। तो एट दिस लेवल एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो भी टोटल बायोमास होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ओनली। अगर हम इसकी बात करें, हर्बीवोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हर्बीवोर्स के लिए स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। यानी कि आप एक ही लेवल की बात कर रहे हो, जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका टोटल बायोमास एट द पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, बायोमास फ्रेश भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, तो इसको हम वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली रिप्रेजेंटेशन अगर आप ड्राई वेट का करोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाते हैं तो सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है अगले ट्रॉपिक लेवल पे, बाकी सारी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सपोज यहाँ पे एनर्जी का जो लेवल है वो 1000 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1000 का? 10%, ठीक है, 10%। फिर इधर कितना जाएगा? उस यहाँ पे जो आएगा उसका 10%। दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। ठीक है, प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या आया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फिर ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप इसको देख लेना डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग कि 10% एनर्जी ही जा रही है जब हम ऊपर जा रहे हैं ट्रॉपिक लेवल में, ओनली 10% एनर्जी इज गोइंग। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एनर्जी डिक्लाइन कर रहा है, ऊपर जाते जाते एनर्जी कम हो रहा है ट्रॉपिक लेवल पे। तो एनर्जी डिक्रीजेज विद ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन लोअर लेवल फॉर एनर्जी। तो जो की पॉइंट्स हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो यही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म ऊपर के साइड में है वो नीचे वाले पे, नीचे के ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स पे या स्पीशीज पे डिपेंडेंट है फॉर देयर एनर्जी नीड। ओके, डिकम्पोजिशन का क्या रोल है कि पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकल कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है एनवायरनमेंट में सो दैट प्लांट अगेन कैन कंज्यूम इट। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप द टोटल लिविंग मास एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो भी टोटल लिविंग मास है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। एनर्जी ट्रांसफ़र लिमिटेशन क्या है? 10% लॉ की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र इनएफिशिएंट है। ठीक है, इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल हम जा रहे हैं तो एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन की फ्लेक्सिबिलिटी may not be as a limited by energy loss। एनर्जी लॉस इनका फ़ायदा ये है कि एनर्जी लॉस इनको नहीं होगा, क्योंकि ये जैसा कि ग्रेजिंग फूड चेन में 10% लॉ फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस 10% लॉ थिंग इज एग्जिस्टिंग फॉर ग्रेजिंग फूड चेन। एनर्जी फ्लो एंड ऑर्गेनिज्म interactions can be more diverse in detritus based system। यहाँ पे बहुत डाइवर्स होता है, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है वहाँ से। ठीक है, वो 10% पे डिपेंड नहीं करे। तो 10% लॉ एग्जिस्ट फॉर ग्रेजिंग फूड चेन, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी फ्लो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। सन से आया, कुछ हीट फॉर्म में रिलीज़ हुआ, कुछ पार का कंपोनेंट अराउंड 2 to 10% प्लांट ने यूटिलाइज़ किया, फिर प्लांट का 10% इसके पास आया, फिर इसका 10% इसके पास गया, फिर इसका 10% इसके पास गया। ठीक है, और इनका जो रोल है वो ऐसा है कि ये इनके कंजप्शन के ऊपर है। ठीक है, इनके कंजप्शन के ऊपर है, और हर जगह एनर्जी रिलीज़ हो रही है हीट के फॉर्म में। सो दे आर डिवाइडेड एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो डेट्राइटस फूड चेन में
इनके जैसा लिमिटेशन नहीं होता है, मतलब 10% लॉ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि 10% लॉ डू एग्जिस्ट फॉर ग्रेजिंग फीचर। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।